हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 में पूछे गए हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यही सब प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना किया था? तो 1817 में हिंदू कॉलेज को कलकत्ता में डेविड हेयर ने स्थापना किया था। कौन किया था? डेविड हेयर ने। अच्छा, चलिए मैं आपको और भी कुछ बात बताता हूँ। एक नाम यहाँ पर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने पूछेगा किसका स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध किस वंश से संबंधित था? तो भगवान बुद्ध जो था वो शाक्य वंश से संबंधित था। किस वंश से था? तो शाक्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बुद्ध का अर्थ पूछेगा क्या होता है? तो ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा कहाँ हुआ था? आपको बताना बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, संजोग देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और गृह त्याग भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो तीनों पूर्णिमा से ही संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछेगा कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। और यह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? वर्धा से। कहाँ शुरू किया गया था? वर्धा से। वर्धा के महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। महाराष्ट्र के वर्धा में ग्वालियर टैंक के मैदान से यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त महीना। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई, यानी कि करो और मरो का नारा पूछेगा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा किस आंदोलन में दिया था? तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत पूछेगा अंग्रेजों ने क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। और 12 बजे रात में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। सभी क्रांतिकारियों को जेल में पकड़ के डाल दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी को पूछेगा कौन सा जेल में डाला गया था? तो पुणे के आगा खां जेल में। कहाँ डाला गया था? महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू दोनों को पुणे के आगा खां जेल में रखा गया था। अच्छा, इसका बताइए कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में। कहाँ रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, और ये जेल तोड़ करके भाग गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है 50वां नंबर का, अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्तों, अकबरनामा को लिखने वाला राइटर कौन है? अबुल फजल। अच्छा, अकबरनामा हो गया, और अबुल फजल का एक और किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, बादशाह नामा। क्या? बादशाह नामा। ये दोनों किताब किसका है? अकबर का है। और अकबरनामा जो है आईने अकबरी। अच्छा, आईने अकबरी भी पूछेगा किसका है? तो ये अबुल फजल का है। किसका है? अबुल फजल का। आईने अकबरी को 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? यानी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था किससे प्रेरित होकर के? उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया, जिसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपनी बेटी को भी श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। कलिंग किसके लिए फेमस था? हाथी और व्यापार के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस के साथ जुड़ा हुआ है? राज्य की हड़प नीति। अच्छा, मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ, राज का हड़प नीति बोले या गोद निषेध प्रथा बोले या गोद निषेध प्रथा बोले, इन सब का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राज हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने पहला राज पूछेगा कौन सा हड़पा था? आपको बता, सतारा। कौन सा हड़पा था? सतारा को हड़पा था। आपको ये बात याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश का स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। किसके द्वारा? लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी। कौन किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा नामक शहर को बसाया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को उस समय पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। अच्छा, और शिवाजी के ही दरबार में कौन रहा करता था? अष्टदिग्गज रहा करते थे। अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में था? तो शिवाजी के दरबार में था। अच्छा, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय। अष्टप्रधान पूछेगा किसके दरबार में था? तो अष्टप्रधान शिवाजी राय के दरबार में था। नवरत्न पूछेगा किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त और अकबर के दरबार में था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। पूछे कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। और बंगाल का विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी समय क्या हुआ था? बंग आंदोलन। क्या हुआ था? बंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये भी 1905 में ही हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? दोस्तों, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय है। तो फटाफट आप लोग ऑप्शन में देखिए कहाँ आपको दिख रहा है। तो हाँ, ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इनका जन्म जो हुआ था 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विदेश में मरने वाला एकमात्र भारतीय नेता कौन था? तो आपको क्या बताना है? राजा राम मोहन राय। और इसको पूछेगा कौन सा रोग से इनकी मृत्यु हुई थी? तो आपको बताना है मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग से? मेनिनजाइटिस नामक रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और लोग बताइए कि कॉर्नवालिस कोड कब लगा था? कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। और गाजीपुर को हम लोग क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में गलियों की सतह समृद्ध व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में हुआ करता था। माता देवी की उपासना, लोहे से परिचित नहीं। ये लोहे से परिचित नहीं था, यही गलत है। ये लोग लोहा से अनजान था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सिंधुवासी ने सर्वप्रथम कपास को उगाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कपास को उगाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? सिंधुवासी को जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुता हुआ खेत हमको कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जुता हुआ खेत हमको कहाँ से मिला? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है भैया? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न की कृषि प्रारंभ की गई थी। मतलब खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था नवपाषाण काल में। कब किया गया था? नवपाषाण काल में। अच्छा, पूरा पाषाण काल। अच्छा, पूरा पाषाण काल का अर्थ होता है कि पाषाण काल में सब कुछ क्या हुआ करता था? पत्थरों का बना हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा हमको चावल का कण सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तब आपको लोथल बताना है। क्या बताना है? लोथल। और लोथल जो था एक बंदरगाह था।
आपको याद रखना है। और लोथल को दोस्तों हम लोग कहते हैं मिनी हड़प्पा। क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा उपकरण मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए मध्यपुरा पाषाण काल से कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए में है क्रोड उपकरण, फलक, खुरचनी, बेदनी। तो क्रोड उपकरण जो है ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चाल कोथलिक युग भी कहा जाता है? अच्छा, चाल कोथलिक एज हम लोग ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ताम्र पाषाण युग को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल कोथलिक युग कहते हैं। अच्छा, ताम्र पाषाण युग हम लोग पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का खोज हो चुका था, इसलिए इस सभ्यता को हम नाम अगला क्या देते थे? कांस्य युगीन सभ्यता देते थे। तो कांसा का धातु यहाँ पर हमको देखने को मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जब हमारे आर्य आए तो आर्य ने लोहा का खोज हो चुका था, यानी कि तांबा का खोज जो हुआ था, हमारा तांबा का जो खोज हुआ था ये ताम्र पाषाण काल में हुआ था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ था, देखिए भैया मैं आपको अगर बात बताऊं समझाऊं तो आप समझिएगा। पहले के ज़माना में क्या हुआ करता था कि संभवतः कोई जानवर जो पालतू बनाएगा, तो आप सोचिए कि कौन सा जानवर को पालतू बनाया होगा? सर्वप्रथम उन्होंने कौन सा जानवर को पालतू बनाया होगा? तो कुत्ता को बनाया था। तो मध्य पाषाण काल में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसको पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला भी पहला जानवर कौन था? कुत्ता ही था। और मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। चलिए नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, कहाँ किया गया है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार कब किया गया था? अब पहिए का आविष्कार कब किया गया था? तो पहिए का आविष्कार दोस्तों कब किया गया था? मध्य पाषाण काल में। कब किया गया था? मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम भारत के पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था। तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कौटिल्य हम लोग किसको कहते हैं? विष्णुगुप्त को। किसको कहते हैं? विष्णुगुप्त। इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाणक्य। और चाणक्य किसका गुरु था? तो CM चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। आपको ये बात याद होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, बाण भट्ट का किताब का नाम बताइए। तो बाण भट्ट का किताब का नाम था भैया कादम्बरी। क्या नाम था? कादम्बरी था। आप लोग फटाफट कालिदास की किताब का नाम बताइए। कालिदास का किताब का नाम क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम। ये सब किताब किसका है? कालिदास का है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? तो 1776 में क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है। अच्छा, वाटरलू की लड़ाई जो हुआ था दोस्तों 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। अच्छा, वाटरलू की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसके ये वाटरलू की लड़ाई मेटरनिक, हाँ, एक तरफ कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया था? हार गया था, और इसको काला पानी का सजा दिया गया था। तो वाटरलू की लड़ाई कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जब यहाँ पर हार गया तो वाटरलू के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। आपको याद रखना है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू युद्ध का परिणाम क्या था? वियना सम्मेलन था, जो कब हुआ था? 1815 में। दोनों आपको याद रखना है। चलिए, और वियना सम्मेलन का पूछेगा अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक का कथन है क्या है कि जब फ्रांस छिपता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का किताब का नाम पूछेगा क्या है? तो द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया, ये पुस्तक पूछेगा किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। इसको भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं, या भारत में अर्थशास्त्र का पिता भी इसको हम लोग कहते हैं।
और दादा भाई नौरोजी से याद रख लीजिएगा, ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में अपने पुस्तक में धन निष्कमन का सिद्धांत बताया था। और उस समय जो था प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय पूछा कितना था, तो 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? गदर पार्टी, अच्छा गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1913 में हुआ था। 1913 में कौन किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लेकिन अब क्वेश्चन का ट्रेंडिंग लेवल बदल चुका है। अब आपको क्वेश्चन में लाला हरदयाल नहीं रहेगा तो आप लगाइएगा सोहन सिंह भाखना। क्या लगाना है? सोहन सिंह भाखना। तो जो बच्चे रट के जाता है लाला हरदयाल, लेकिन ऑप्शन में वहाँ होता ही नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन में अगर लाला हरदयाल रहे तो टिक कर दीजिएगा, नहीं रहेगा तो सोहन सिंह भाखना अवश्य रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैरम खां ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? अच्छा, बैरम खां किसका संरक्षक था? ये अकबर का ना बॉडीगार्ड था, संरक्षक था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर उस समय छोटा था तो उस समय का कार्यकाल को कौन देखा था? बैरम खां देखता था। और ये तुर्क से था। कौन, कहाँ से था? कराईकुल तुर्क जात का सुन्नी शिया मुसलमान था। क्या था? शिया मुसलमान कौन था? बैरम खां था। और बैरम खां की पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम। क्या नाम? सलीमा बेगम। और इसी सलीमा बेगम से किनका ब्याह हुआ था? बाद में बैरम खां की पत्नी से कौन विवाह कर लेता है? ये अकबर कर लेता है। कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? मुगल शासन की स्थापना हम लोग जानते हैं कि पानीपत का युद्ध में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया, जिसके बाद में क्या हुआ कि बाबर ने भारत में प्रवेश किया और पानीपत के युद्ध से ही भारत में मुगलों का प्रवेश हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 में। कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। तो आपको ये सब बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था। वो व्यक्ति जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था वो कौन था? तो वो था महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया है? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया है। कितना बार किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। और इसका सबसे फेमस आक्रमण कौन था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, महमूद गजनबी को बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको बुत सिकन कहा जाता है। तो बुत सिकन का अर्थ पूछेगा क्या होता है? तो बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों का भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। कौन था? मोहम्मद गजनवी। और इसी के कार्यकाल में कौन आया था? फिरदौसी भारत आया था। कौन आया था? फिरदौसी भारत आया था। और फिरदौसी का रचना क्या है? फिरदौसी शाहनामा। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी का है। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 एडी में। कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह शक संवत को कौन चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। कौन चलाया था? कनिष्क ने चलाया था अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो 78 एडी में शक संवत चलाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। और कनिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अशोक कहते हैं या छोटा अशोक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? पुरुषार्थ में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। हड़प्पन लिपि की सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? हड़प्पा लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए हड़प्पा का लिपि पूछेगा क्या है तो आपको बताना अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं गया है। और ये उल्टा लिखा गया है, बाएं से दायां लिखा गया है। और इसी के समकालीन लिपि कौन सा है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि है। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। राजा कौन था? तो लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप था। और इस क्रांति में क्या हो गया था? फ्रांस की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। और इस क्रांति का फलस्वरूप मेटरनिक को गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षचरित की नहीं है? हर्ष द्वारा रचित नहीं है। तो हर्ष द्वारा रचित कौन नहीं? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। हाँ, ये तो है। हर्षचरित नहीं है। हर्षचरित कौन लिखा है? हर्षचरित
इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक कौन थे? जब चीनी यात्री फाहियान ने भारत में यात्रा किया था तो उस समय गुप्त वंश का शासक पूछेगा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन भारत आया था? फाहियान भारत आया था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। इसके पुस्तक का नाम क्या मिलता है? इसका पुस्तक का नाम है फो क्योकी। क्या नाम है? फो क्योकी। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेखों की रचना में लगभग 3 लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? भगवान बुद्ध की मौसी कहिए, या बाद में क्या हुआ था, इनके पिता ने मौसी से शादी किया था, अपनी माँ भी हो गई, तो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, महामाया कौन थी बुद्ध का? तो महामाया इनकी माता का नाम था। भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और राहुल इनके बेटे का नाम था। राहुल इनके बेटे का नाम था। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग की घटना पूछेगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाभनिष्कर्मण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभनिष्कर्मण। और मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। और प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ ले सकते हैं। रोज क्लास का पीडीएफ वहीं पे अपलोड हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग अगर बढ़े, तो अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया था? तो किसका कहा गया था? प्रजापति को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? दोस्तों, जालियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अच्छा, और जालियांवाला बाग जो हुआ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।